नमस्कार, अ वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय व्यूअर्स। सुप्रभात, आभार, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि आपने बिहार बिहान को अपना साथ और इतना सारा प्यार दिया है। जी हाँ, बिहार बिहान भी आपके प्यार को पूरी तरह स्वीकार करता है और कोशिश करता है कि अपने कार्यक्रम में विभिन्न रंगों का समावेश हो। और ये हमारे कार्यक्रम की खासियत रही है कि हम इस कार्यक्रम को विभिन्न रंगों से समावेश से जोड़कर एक नया कार्यक्रम बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे दर्शकों की हर प्रकार की जो इच्छा है, उनकी जो जानकारी है, उन्हें पूर्ण रूप से मिले। जी हाँ, इसलिए बिहार बिहान में हमारा जो पहला सेगमेंट होता है, हमारा जो पहला पड़ाव होता है, वह होता है अनमोल वचन। जी हाँ, दिन की शुरुआत हो चुकी है और जब सुबह की बात करते हैं, एक नई सुबह की बात करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सुबह की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत एक सुविचार से करें, जो कि कहीं ना कहीं पूरे दिन हमारे अंदर सकारात्मकता को लाएगा और हमें ऊर्जावान बनाएगा और पूरे दिन को बेहतर करेगा। जी हाँ, जीवन को नई दिशा देने में बहुत ज़रूरी होता है कि हम महान व्यक्तियों द्वारा लिखे गए और कहे गए सुविचार को पढ़ें, सुने और उसे आत्मसात करें। तो देखते हैं क्या खास है हमारे आज पहले सेगमेंट अनमोल वचन में। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, बढ़ते हैं दर्शकों अपने अगले पड़ाव की ओर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बिहान में हम खास अतिथि को बुलाते हैं, खास व्यक्तित्व को बुलाते हैं और उनसे विशेष बातचीत करते हैं। जी हाँ, आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आज के खास मेहमान से, जो कि हैं नित्यानंद सिंह मौर्य, जो कि NIT पटना में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। सर, आप NIT पटना में कार्यरत हैं, काफ़ी लंबे वक्त से आप वहाँ कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों के साथ अपने अनुभव साझा करें। आपने बहुत अच्छा ये बात पूछा है। मैं NIT पटना में 2006 से जी जुड़ा हुआ हूँ। जी। इसके पहले मैं विभिन्न विभागों में मैंने काम किया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेटेंट ऑफिस भी आता है और कंस्ट्रक्शन का भी क्षेत्र आता है, जिसमें मैंने बॉम्बे में बहुत सारी इमारतें बनाई। फिर मैंने NIT पटना को 2006 में ज्वाइन किया। उसके बाद मेरा जो यहाँ का सब्जेक्ट है, स्पेशलाइजेशन है, वो मेरा सिविल इंजीनियरिंग है और इसके साथ सिविल इंजीनियरिंग का एक पार्ट होता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसमें हम अपने अगल बगल के चीज़ों को कैसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं, सोसाइटी में जो गंदगी का परिवेश प्रोडक्शन होता है उसको हम कैसे साफ़ कर सकते हैं, गंदा पानी को कैसे साफ़ कर सकते हैं, सॉलिड वेस्ट को कैसे ठीक कर सकते हैं और लोगों को पानी पीने का कैसे अच्छा पानी पीने का व्यवस्था कर सकते हैं, इन सब का काम जुड़ा रहता है जी। इसकी पढ़ाई होती है। ओके, तो एक इतने लंबे वक्त से आप इतने सारे छात्रों के साथ जुड़े होंगे। सफाई का कार्य कह रहे हैं कि जहाँ गंदगी को हम कैसे, वेस्टेज को वो हम साइड करें और उसको एक रिसाइकलिंग करें ताकि हमारे आसपास गंदगी ना हो, हमारे आसपास एक अच्छा माहौल बने, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। सर, आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि आप NIT में कार्यरत हैं। क्या बचपन से ही आपकी ख्वाहिश थी या बचपन में ही आपने तय कर लिया था कि इंजीनियरिंग करनी है, प्रोफेसर बनना है, या किस प्रकार इस क्षेत्र में आना हुआ? क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ कहानी रही है इसके कहानी पीछे? ये है कि हर बच्चे की तरह मेरी भी एक शौक था कि मैं गांव के परिवेश में पला बढ़ा था और वहाँ पे खेती होते देखा था और खेती के साथ बहुत सारी समस्याओं को देखा था। बिल्कुल। जैसे सिंचाई के लिए पानी का कम होना, किसी उपकरण का नहीं होना और किसी कीड़े मकोड़े लगना खेती में, सुखाड़ और बाढ़ से चीज़ों को, फसल को बर्बाद होते मैंने देखा। तो उस वक्त एक उत्साह जगती थी और मन में होता था कि बड़े होके हम इसमें क्या कुछ कर सकते हैं। उस वक्त बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, साफ साफ दिखाई नहीं देता था, लेकिन लगता था कि नहीं, हमें भी कुछ पढ़ना है, कुछ आगे बढ़ना है। और जैसे हम पढ़ते गए एक रास्ता मिलता गया और भगवान के मर्जी से और अपने माता पिता की कृपा से, समाज की कृपा से हम
MIT मुजफ्फरपुर में मेरी एडमिशन हो गई और वहाँ से मेरा टेक्नोलॉजी का रास्ता जो है बहुत ही सुगम हो गया और मैं आगे बढ़ता रहा, सब चीज़ें खुद ब खुद होती रहीं। जी बिल्कुल। हाँ, कहते हैं समस्या में ही समाधान है, और आपने बचपन में अपने आसपास जो समस्या देखी, कहीं ना कहीं आप उसमें समाधान ढूंढने लगे, और आपकी शिक्षा, आपकी जो अनुभव है वो इसमें आपकी काफ़ी मददगार साबित हुई है। बिल्कुल। सर, आपके बारे में जब मैंने पढ़ा तो बहुत सारे रिसर्च आप कर चुके हैं और कर रहे हैं, जिसमें इमर्जिंग पॉल्यूशन इन वाटर, पानी पर शोध करना, विशेष रूप से जल प्रदूषण, जल शोध में जल की उपलब्धता, गुणवत्ता, उपयोग प्रबंधन से संबंधित पहलुओं पर थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे, थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस प्रकार आप इन कार्यों को करते हैं। देखिए, एक बात होती है कि पानी जो है प्रदूषित हो रहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं, और कुछ प्रदूषण जो है सदियों से हम करते आ रहे हैं, उसका एक टाइप होता है, एक क्लास होता है। तो जैसे हम स्नान करते हैं या फिर भोजन बनाते हैं या फिर जो हमने जो मल मूत्र त्याग करते हैं, ये जाके पानी को गंदा करते हैं जी। तो ये एक तरह का क्लास हो गया जो हम ट्रेडिशनल पोल्यूटेंट कह सकते हैं। इसमें BOD, COD और तमाम चीज़ें आती हैं। इसके बाद आपने एक पढ़ा होगा उसमें इमर्जिंग पोल्यूटेंट्स जी। इमर्जिंग पोल्यूटेंट्स वो हैं जो कुछ साल पहले नहीं थे, आज हैं, और इनका कारण जो है समाज में बदलते परिवेश में जो हम बहुत सारी चीज़ों को समावेश किए हैं, अपने तरक्की के लिए बहुत सारे चीज़ों को लिया। सपोज कीजिए कि हम एक कपड़ा पहनते हैं और उसको हम रंग बिरंगा बनाने की कोशिश करते हैं, कलरफुल बनाने की कोशिश करते हैं, और इस कलरफुल बनाने के चक्कर में हम कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट करते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि हम ऐसा कपड़ा पहने जिसका कलर जो है, जिसका रंग जो है साबुन से धोने से न जाए, सूरज के रोशनी से न जाए, आयरन करने से न जाए। तो हम उस कलर को इतना मजबूत बनाते हैं कि वह इन सब चीज़ों को सह ले। लेकिन इसकी अब दूसरी पहलू है, जब यही कलर, यही डाई जो हम कपड़े को रंगने के लिए बनाते हैं, जब वातावरण में जाता है, पानी में जाता है, तो उसका स्वाभाविक डिग्रेडेशन, जिसे स्वाभाविक रूप से उसको खत्म हो जाना कहते हैं, वो नहीं हो पाता है। कहा कि हमने तो उसको पहले ही मजबूत बना रखा है। तो इस तरह के बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं। जैसे हम दवाई खाते हैं, उसका कुछ पोर्शन हमारा पानी में जाता है, हम एंटीबायोटिक खाते हैं, हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है नैनो पार्टिकल्स यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक में यूज़ करते हैं, पर्सनल हाइजीन में यूज़ करते हैं। इनका एक पार्ट जो है इन्वायरमेंट में जाता है, जिसको हम इमर्जिंग पोल्यूटेंट कहते हैं। तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिशनल पोल्यूटेंट के साथ। और इसमें हमने काम किया है, जिसमें एक केमिकल है जिसको कहते हैं ट्राइक्लोसान। आप किसी भी प्रोडक्ट को देखेंगे, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो डिओड्रेंट हो, चाहे वो पाउडर हो, उसमें एक कंपोनेंट होता है ट्राइक्लोसान। ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होता है, जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के काम करता है। लेकिन जब ये पानी में जाता है तो एज इट इज़ ये वहाँ पे कुछ गड़बड़ी करता है। तो मैंने उसको उसके डिटेक्शन के लिए और उसके रिमूवल के लिए मैंने काम किया था। ओके, इसलिए जल प्रदूषण से किस प्रकार रोक सकते हैं, जल को प्रदूषित होने से, इस पर आप कार्य कर रहे हैं। हाँ। सर, तो इसमें जब आप कार्य करते हैं तो इस पे एक थीसिस होती है कि मैंने इस पे एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट को आप कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं, उससे कैसे आगे बढ़ पाते हैं, कितने लोगों को अपने साथ उस मुहिम में जोड़ पाते हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। हम कुछ करना चाह रहे हैं, उसमें कितने लोग हमारे साथ हैं कि हम साथ मिलकर उस कार्य को बेहतर तरीके से कर रहे हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? आपने बहुत अच्छा ये सवाल पूछा है। हम लोग प्रोफेसर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं, और स्वाभाविक रूप से हम बच्चों से घिरे रहते हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ NIT पटना में BTech, M.Tech, PhD और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च होता है, तो जिसमें हर उम्र के बच्चे होते हैं जी। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे सोशल फंक्शन में जाते हैं, साइंटिफिक फंक्शन में जाते हैं, और जहाँ पे तमाम तरह के लोगों से हम लोगों की मुलाकात होती है। तो हम अपने स्टूडेंट के माध्यम से और सेमिनार के माध्यम से और ये दूरदर्शन के माध्यम से लोगों के कांटेक्ट में आते हैं और लोगों को बताते हैं
कि ये रिसर्च ये है और इनका ये फ़ायदा होता है। जी हाँ सर, अभी आपसे बात हो रही थी जल प्रदूषण के बारे में, जल प्रौद्योगिकी के बारे में। आपके रिसर्च की बात करें, आपके अनुसंधान की बात करें, तो इसके साथ ही साथ एनारोबिक डाइजेशन, यह भी आपके शोध कार्य में सम्मिलित है। इस पर इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये किस प्रकार से कार्य करता है, इस विषय पर हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। एनारोबिक डाइजेशन ऐसे डाइजेशन प्रोसेस को कहते हैं। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम पॉल्यूशन को रिमूव कर सकते हैं, जो गंदगी होती है पानी में या और किसी चीज़ में, उसको हम साफ़ कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम बिना हवा के पानी को एक जगह जमा करते हैं, उसमें खास प्रक्रियाएं करते हैं, जिससे पानी में जो दूषित पदार्थ होता है वो अवघटित हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। इसका एक दूसरा फायदा भी है कि जब हम पानी को साफ़ करते हैं, गंदगी को साफ़ करते हैं, तो उससे एक गैस निकलता है जिसको हम कहते हैं मीथेन गैस। और वो जो गैस होता है वो ज्वलनशील होता है, उससे हीट एनर्जी आप निकाल सकते हैं। तो एनारोबिक प्रोसेस का यही फ़ायदा है कि एक तरफ तो हम चीज़ों को साफ़ करते हैं और दूसरा हम एक बाय प्रोडक्ट के रूप में गैस मिलता है जो हम ऊर्जा के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम उससे खाना बना सकते हैं, हम उससे मशीन चला सकते हैं, तमाम तरह का काम कर सकते हैं। इसके अलावा एनारोबिक प्रोसेस जो है, एक नाम सुना होगा आप, अगर आप गांव से हैं या शहर में भी, जिसको कहते हैं बायोगैस। जी। बायोगैस में हम क्या करते हैं कि जो पशु का जो गोबर होता है, डंक होता है, उसको हम एक बर्तन में जो स्पेशली बनाया जाता है इसके लिए, उसमें जमा करते हैं और वहाँ से सेम प्रोसेस, यही एनारोबिक प्रक्रिया हम उसमें लागू करते हैं और हम बायोगैस निकालते हैं, जिससे गांव में लोग खाना बनाते हैं और कुछ करते हैं। बायोगैस नथिंग बट पार्ट ऑफ द बायोगैस, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा जो है मीथेन गैस की होती है। उसके बाद जब हम गोबर को एनारोबिकली डाइजेस्ट कर देते हैं, तो उसके बाद जो चीज़ें उसमें मिलती हैं, उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा जो है ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पैदा होता है, जो वॉल्यूम था उसमें जितना नाइट्रोजन था, जितना फास्फोरस था, वो था ही। उसके वॉल्यूम को हमने कम कर दिया, उससे कार्बन निकाल लिया, तो इनकी खुद ब खुद उसमें मात्रा ज़्यादा नज़र आती है। तो वो एक फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है। तो बायोगैस का बहुत ही ज़्यादा फायदा है। अगर हम इसको चाहें तो बहुत तरीके से पानी के शोधन में, ठोस कचरा सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट में, एनिमल के बाय प्रोडक्ट के इसमें जो वेस्ट होता है उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं। रिसर्च, आपके अनुसंधान प्रौद्योगिकी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, भारत में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, इसका समाज पर, कृषि पर, स्वास्थ्य पर क्या असर है, इसकी भविष्य के बारे में अगर बात करें तो कृषि और स्वास्थ्य में इसका भविष्य क्या है? प्रौद्योगिकी हमारे हर क्षेत्र को, समाज के हर क्षेत्र को, हर पहलुओं को छूता है और इसके बिना हम जी नहीं सकते। अगर हम कृषि की बात करें तो आप ज़रूर इस बात को जानती होंगी कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो हमारे यहाँ पूरे जनता को खिलाने के लिए अनाज नहीं हुआ करता था, भुखमरी होती थी और हम विदेश के दिए हुए अनाज पे हम लोग निर्भर होते थे। लेकिन हरित क्रांति आई और वो एक टेक्नोलॉजी का कमाल था। हमने बहुत सारे चीज़ों को, बीज के गुणवत्ता को सुधारा, वाटर के मैनेजमेंट को सुधारा, इरिगेशन के सिस्टम को सुधारा, एग्रीकल्चर में बहुत सारे इक्विपमेंट को डाला, ट्रैक्टर को डाला, मशीन को डाला, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स को डाला जिससे कीटाणु मरते हैं और हमारा खेती जो है बम्पर होना शुरू हो गया। और आज जो है हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हैं और हम विदेशों को भी सप्लाई करते हैं, विदेश को भी देते हैं। इसी तरीके से अगर आप दूध के क्षेत्र में आएँ तो हमारे यहाँ मवेशियों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी और हमें उतनी दूध नहीं मिलता था जितना हमें ज़रूरत था। आज देखिए हर घर में दूध मिलता है, हर चीज़ को मिलता है। और चिकित्सा का तो बात ही ना करें, ये तो एक ऐसा पहलू है जिसमें
आज जो जनसंख्या बढ़ रही है और जिसका हम बहुत सारे नेगेटिव चीज़ गिनाते हैं, अगर चिकित्सा नहीं होता तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ता। बिल्कुल। हम पॉपुलेशन को, लोगों को स्वस्थ रखने में, जो बच्चे मर जाते थे बचपन में उनको बचाने में हमने बहुत अच्छा काम किया है और ये मानवता के लिए बहुत ही जरूरी है। जी, प्रौद्योगिकी, वैश्विक सहयोग और समझ बिल्कुल हमारे देश की, पूरे विश्व की बढ़ी है और इसके लिए हम उन सभी लोगों का जो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपनी जानकारी, अपने अनुभव हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे बिहार बिहान के अगली अतिथि का स्वागत करने का, और हमारी आज की खास मेहमान है डॉक्टर संज्ञा पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर इन अमिटी यूनिवर्सिटी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत बिहार बिहान में। आप अमिटी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपके बारे में अगर हम हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जेंडर इक्वलिटी, सोशल पॉलिसी, जिस पे आपने कार्य किया है। आप हमारे दर्शकों को जेंडर इक्वलिटी के बारे में अगर बात करें और अपने शुरुआती दौर की बात करें, किस प्रकार आप अपने शुरू बचपन और कॉलेज से यहाँ तक का जो सफ़र तय किया है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी, बहुत बचपन से ही मेरा पारिवारिक माहौल ऐसा रहा। मेरे पिताजी और माता दोनों ही उन्होंने हमें ये समझाया कि शिक्षा, समान अधिकार ये सिर्फ किसी एक लिंग विशेष के लिए नहीं है, सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए भी है। और जब मैं स्कूल में रही या उसके बाद विश्वविद्यालयों में मैंने शिक्षा प्राप्त की, वहाँ भी मैंने ये देखा कि हमारे शिक्षक या आसपास का जो माहौल है, सभी ने लड़के लड़कियों दोनों को समान रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और पर इसके अलावा आसपास के अपने क्षेत्र में मैंने बहुत बार देखा कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जहाँ महिलाएं उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। पर इन सब को देख करके मुझे ये एहसास हुआ कि अब शायद वो समय आ गया है जब महिला और पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। और जब हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक ऐसे समाज की जहां लिंग आधारित भेदभाव ना हो, जहां किसी को इसलिए कमतर ना समझा जाए कि वो एक विशेष लिंग से आता है या उसका जन्म किसी विशेष लिंग के साथ हुआ है। तो इस क्षेत्र में काफ़ी सारा अनुभव लिया मैंने अपने बचपन से लेकर के आज तक के समय। बिल्कुल, महिलाओं का सम्मान, राष्ट्रहित की पहचान, इस विषय की अगर बात करें तो आज वक्त बदल रहा है। कहीं ना कहीं महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, शिक्षा हासिल कर रही हैं। हम सारे माता पिता भी की अगर बात करें, वो भी जागरूक हुए हैं कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी समान शिक्षा देना है। लेकिन फिर भी आज भी एक वर्ग है, एक तबका है जहाँ लड़कियों को पूर्ण रूप से वो शिक्षा, वो अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है? देखिए, विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता बहुत उच्च स्तर पर है। और पर कई सारे ऐसे क्षेत्र भी हैं, कई सारे ऐसे देश भी हैं जहाँ अभी भी महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत में प्राचीन काल से महिलाओं को उतना ही सम्मान दिया जाता रहा है जितना पुरुषों को दिया जाता है। अगर हम अपने वेदों की बात करें, वैदिक संस्कृति की बात करें, तो उसमें भी हम देखते हैं कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के समान उनको अधिकार दिया गया है। हमारे वैदिक काल में बहुत सारी विदुषी महिलाएं रहीं। आप जानते हैं कि जैसे हम पुरुषों के लिए विद्वान शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह महिलाओं के लिए हम विदुषी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं कि अपाला, घोषा, गार्गी ऐसी महिलाएं रही हमारे वैदिक युग में जिन्होंने महिलाओं का नाम वैश्विक पटल पर लाया, सांस्कृतिक पटल पर लाया, और साथ ही साथ उन्होंने अपने जो हम कहें बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर बहुत सारे नए आयाम कायम किए। वैदिक युग से अगर हम बात करें और उसके बाद की भी बात करें तो महिलाएं अनेक रूपों में आकर के उन्होंने समाज को आगे बढ़ाया है, राष्ट्र को आगे बढ़ाया है। और इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक रूप से एक उदाहरण मैं लेना चाहूँगी, शिवाजी की माताजी जीजाबाई, जो उन्होंने शिवाजी को जिस तरीके की शिक्षा दी, उसी का एक हम उदाहरण देखते हैं कि राष्ट्र निर्माण में शिवाजी महाराज ने किस तरीके से अपना योगदान दिया और भारत राष्ट्र के निर्माण को आगे बढ़ाया।
बिल्कुल। और बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को, माता पिता किस प्रकार उनकी परवरिश कर रहे हैं, उन्हें क्या शिक्षा दे रहे हैं, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो बच्चा कहीं ना कहीं आगे जाकर उस राह पर चलता है। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका माता और पिता की होती है। नारी समाज की आदर्श शिल्पकार है। आपने जैसा बताया कि प्राचीन काल से, वैदिक काल से हम कह सकते हैं कि महिलाओं को कहीं भी पीछे नहीं रखा गया है। राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की क्या भूमिका है? देखिए, जैसा कि आपने बहुत अच्छा कहा कि नारी जो है वो समाज की शिल्पकार है। नारी, अगर हम नारी को शिक्षित करते हैं, अगर हम नारी पर ध्यान देते हैं, नारी का उत्थान होता है, नारी का विकास होता है, तो एक परिवार का विकास होगा, एक शिशु का विकास होगा और राष्ट्र का विकास होगा, समाज का विकास होगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नारी को शिक्षित करें, उसको समान अधिकार दें, उसके सम्मान की रक्षा करें और नारी को इस योग्य बनाएं कि वो अपने सम्मान की रक्षा स्वयं भी कर सके। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांव का देश है और विकास भारत का तब होगा जब गांव में विकास होगा। और आप देखें कि कुछ दिन काफ़ी समय हुआ जब भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, जिसमें महिलाओं को खास तौर पर आरक्षण दिया गया। आज बहुत सारे ऐसे भारत में गांव हैं जहां महिलाएं सरपंच के तौर पर काम कर रही हैं, महिलाएं ग्रामीण राजनीति में बहुत सक्रिय हैं और ग्रामीण राजनीति के साथ साथ महिलाएं प्रादेशिक स्तर पर राजनीति में बहुत सक्रिय हैं और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में बहुत सक्रिय हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र को वो विश्व मंच पर, विश्व पटल पर रिप्रेजेंट कर रही हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्थिक आत्मनिर्भरता जो है वो बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए। अगर हम चाहते हैं, अगर हम ऐसा मानते हैं कि राष्ट्र का विकास हो तो महिला का विकास हो और महिला को शिक्षित करना और उसको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा राष्ट्र निर्माण में महिलाएं योगदान देती रहें, महिलाओं का सम्मान बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि कानूनी रूप से हम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करें और महिलाओं को कानून के बारे में जानकारी दें ताकि वो अपने अधिकारों के बारे में अवगत रहें और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकें। महिला समानता के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक प्रयास पर, इस विषय पर आज के वर्तमान परिस्थितियों में काफ़ी जोर दिया जा रहा है। साथ ही साथ एक और मेरा प्रश्न है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि एक वक्त पे कहती हैं कि मैं ये करना चाहती थी लेकिन बहुत सारी मुश्किलें आई, या बच्चे, घर, समाज, मैं कुछ कर नहीं पाई। मैं आपसे पर्सनली जानना चाहूँगी क्योंकि आप भी जब बचपन से इस वक्त, इस पोस्ट तक अपने सफ़र के बारे में अगर बात करते हैं तो काफ़ी कुछ संघर्षशील रहा होगा, काफ़ी चुनौतियाँ आई होंगी। तो उन सभी महिलाओं के लिए मैं जानना चाहूँगी कि जिन्हें लगता है कि चुनौतियाँ बस उनकी ज़िंदगी में है, बाकियों ने जो हासिल किया उन्हें शायद इन चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा हो, तो उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सभी महिलाएं, चुनौतियां हम सब के जीवन में हैं और वो सब महिलाएं जो ये सोचती हैं कि किसी एक चुनौती से या आने वाली बहुत सारी चुनौतियों से वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगी जो वो करना चाहती हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। हमारा प्रयास दिन प्रतिदिन ये होना चाहिए कि हम उन चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ सकें, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। और जब मैं हम कहती हूँ तो इसमें सब महिलाएं आती हैं। वो सब महिलाएं जो अपने घर में, परिवार में, शादी में, समाज में, किसी कार्यस्थल पर अपने आप को किसी भी तरीके से बंधा हुआ महसूस करती हैं। आप अपने सारे बंधन तोड़िए और खुले आकाश में उड़िए। इन सब चुनौतियों के पार आपके लिए एक ऐसा सुनहरा अवसर है जिसको पाकर आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने सपनों को पा चुकी हैं और उन सपनों की उड़ान बहुत ऊंची है जिसको आपको दिन पर दिन पाने के लिए उड़ते रहने का प्रयास करना है। बिल्कुल, क्या खूब कहा है आपने। और बिल्कुल हमारे जितने भी दर्शक और जितनी भी महिलाएं दर्शक होंगी वो बिल्कुल देख रही होंगी और बहुत कुछ उन्हें सीखने का मौका मिल रहा होगा कि चुनौतियां हर एक की ज़िंदगी में आती हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप डटकर उनका मुकाबला करें और उनका सामना करें। नारी विविधता में एकता का प्रतीक है, ये बहुत ही अच्छी एक पंक्ति है और कह सकते हैं कि इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड इसमें निहित है, क्योंकि एक नारी से ही परिवार का निर्माण हो रहा है, एक नारी से ही समाज का निर्माण हो रहा है।
जब आपके हम अनुसंधान की बात करते हैं, आपकी थीसिस की बात करते हैं, कल्चरल इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आपने चर्चा किया है, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में महिलाएं सामान्यतः एक ही तरह की समस्या का सामना करती हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि सांस्कृतिक रूप से, अब अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो शायद इंग्लैंड की संस्कृति में महिलाओं को जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या भारतीय संस्कृति में अगर महिलाएं कोई समस्या का सामना करें, हालांकि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी रूप से पूजा गया है, मातृ शक्ति कहा गया है, तो यहाँ पर महिलाओं की जो आवश्यकता है वो वैश्विक स्तर पर महिलाओं की आवश्यकता से थोड़ी भिन्न हो सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज तक जो शोध किया उस पर यही ध्यान में रखने की कोशिश की कि भारतीय परिस्थितियों में महिलाओं की क्या आवश्यकता है और महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान हम किस प्रकार से दे सकते हैं। बिल्कुल संज्ञा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और महिला विषय जो कि बहुत ही विचारणीय विषय भी है और बहुत इससे कुछ सीखने को भी मिलता है, सराहनीय विषय भी है, इस पर इतनी सारी चर्चाएं की, अपने अनुभव साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने दर्शकों के लिए हर सेगमेंट एक अलग लाते हैं, अपने खास मेहमान से मिलवाते हैं और उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये खास कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। इसके साथ ही साथ हमारे दूरदर्शन डीडी बिहार पर अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का सिलसिला भी जारी रहता है। गांव घर आप देख सकते हैं शाम 4:30 पर, साथ ही साथ आप कृषि दर्शन का लुत्फ उठा सकते हैं शाम 5:30 पर। अब इसके साथ ही साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपको छोड़े चलते हैं सुरीले नगमे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.